तो हम देख रहे हैं जी हाईजैकिंग, ये एविएशन लॉ का बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अभी कुछ दहाके ही हुए, जहाज़ उड़ने शुरू हुए हैं, फिर हाईजैकिंग होने लग गई, जहाज़ अगवा होने लग गए, जहाज़ों का अपहरण होने लग गया, ज़्यादातर समथिंग लाइक मिलिटेंट्स के द्वारा या दूसरे देश की उंगल, ऐसा कुछ। तो ये अभी का कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना नहीं है ये कॉन्सेप्ट हाईजैकिंग का। ये एक इंटरनेशनल लॉ के माहर हैं एलोना इवांस। ये कहते हैं हाईजैकिंग इज ए कंटेम्परेरी एडिशन टू द रोस्टर ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल क्राइम्स, की अभी अभी पैदा हुआ है ये कॉन्सेप्ट। अभी हम शुरू ही हुए हैं कि इसकी मतलब एयर ट्रैफिक की सेफ्टी कैसे बनाए रखें। तो टोक्यो कन्वेंशन हुई 1963 में, उसका आर्टिकल 11 उसने डिफाइन करने की कोशिश की हाईजैकिंग से मिलती जुलती चीज़। हाईजैकिंग डिफाइन नहीं की ढंग से, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये है हो क्या रहा है। ये कह रहे हैं बंदा फोर्स यूज़ करे, ऊपर कर देता हूँ यहाँ से, आर्टिकल 11 फोर्स यूज़ करे या थ्रेट करे, ऐसा करके वो जहाज़ के चलने में इंटरफियर करे, उसको सीज कर ले या कंट्रोल कर ले, तो हाईजैकिंग से मिलता जुलता काम हो गया। तो जिस देश में वो जहाज़ है, उस देश की ये ड्यूटी है कि वो जहाज़ को जिसका है उसको वापस कर दे, ये फोर्स थ्रेट करने वाले बंदे को कंट्रोल करके या काबू करके जिसका जहाज़ है उसको वापस कर दे। वन थिंग, जो पैसेंजर है और कर्मचारी हैं जहाज़ की, उनको अपनी जर्नी कंटिन्यू करने दें, भी जहाँ उन्होंने जाना है जाने दें, अरेंज करें उनका जाना, चाहे उस जहाज़ में चाहे किसी जहाज़ में, ये तो हालात के मुताबिक है। तो ये ऐसा हुआ था जी, यहाँ इधर जलंधर एक सेठ जी थे, उनको कोई बंदा मिला कि मैं IRS ऑफिसर, ये जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं जो व्यापारी लोग हैं ना, बनिए। तो करते करते जी लड़की का रिश्ता हो गया, उसके साथ शादी हो गई। बाद में पता लगा कि वो तो बैंक में क्लर्क भी नहीं है। तो फिर बंदे बैठे, पुलिस के भी बात गई, कहते जी क्या करना है। तो वो सेठ जी बोले, लाला जी, कहते जी ऐसा है, हमने लड़की तो IRS ऑफिसर को दी थी, अब ये तो कुछ नहीं है, बंदा क्लर्क भी नहीं है। दूसरा, हमने 1 करोड़ की BMW दी थी, बाकी सामान अभी देना था। तो ऐसा है, हमारी लड़की और BMW जितनी इसने चला ली, जो बची हैं लड़की और BMW वो वापस कर दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इंटरनेशनल लॉ का ये हाल है कि हमारी चीज़ वापस कर दो जी, जो आपने मतलब हमसे फ्रॉड फोर्स जो भी किया है उसके बारे में हमने बात ही नहीं करनी। मतलब हाईजैकर को कुछ नहीं कहना है, बस अपनी सवारियां आगे भेज दो जी और हमारा जहाज वापस कर दो जी, लाइक लड़की और BMW। तो ये है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ऑन सिविल एविएशन में जो हाईजैकिंग है उसकी सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल ये है। तो आर्टिकल 13 ये है कि जहां हाईजैक्ड जहाज लैंड करे, इमीडिएटली वो सरकार इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मेरे ख्याल उसके आगे कुछ नहीं करना, उसने इन्वेस्टिगेशन ही करनी है बस। तो इसमें इन्होंने ये कोशिश भी नहीं करी कि हाईजैकिंग को डिफाइन ही कर दें, बस इतना कि लड़की वापस कर दो जी, BMW वापस कर दो। फिर टोक्यो में कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ नहीं हुआ उसमें। हेग कॉन्फ्रेंस में एक लाइन ऐड की, ये फोर्स हो गया, थ्रेट हो गया, इंटिमिडेशन हो गया, ऐसी बातें करके बंदा सीज कर ले या कंट्रोल कर ले हवाई जहाज को, ये तो हाईजैकिंग जैसी चीज़ हो गई। प्रॉपर हाईजैकिंग नहीं मिलती जुलती। जो बंदा अकम्प्लिस है, उसका साथ दे रहा है, जब कोई बंदा अटेम्प्ट भी करे ऐसी हरकत जहाज में सीज या कंट्रोल वाली, तो उसको भी हाईजैकर ही समझा जाएगा। बस ये चीज़ ऐड कर दी 1970 की हेग कॉन्फ्रेंस में। चलो ऐसे ऐसे देखो इम्प्रूवमेंट हुई इंटरनेशनल लॉ में, क्या स्पीड है। तो सीजिंग और कंट्रोलिंग ये अनलॉफुल है,
और दूसरी कंडीशन है, आगे जाके आएगा, कि हाईजैकिंग ऑफेंस तब माना जाएगा, वैसे ऑफेंस बना नहीं अभी तक ढंग से, जब तक वाइल इन फ्लाइट, एयरक्राफ्ट जब तक फ्लाइट में है। तो फ्लाइट कब तक होती है? जब सवारियां चढ़ गई, दरवाज़ा बंद हो गया हिंदुस्तान में, मान लो हिंदुस्तान से प्लेन रशिया जा रहा है, इंडियन एयरपोर्ट पर सवारियां चढ़ गई, दरवाजे बंद हो गए, फ्लाइट शुरू हो गई। वहाँ जाके प्लेन लैंड कर गया रशिया मॉस्को में, दरवाज़ा खोल दिया, फिर सवारियों आ जाओ, बाहर आ जाओ, फ्लाइट ख़त्म हो गई। तो इसके दौरान जो सब कुछ है वो इन फ्लाइट है। आगे एक और चीज़ भी आएगी, बीजिंग प्रोटोकॉल। ये कॉन्फ्रेंस हुई, बातें हुई, कहते जी इस मीटिंग में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ। कहते क्या? अगली मीटिंग के बारे में फैसला हो गया कि वो करनी है। वाह! तो ऐसा हुआ, इन्होंने कुछ चीज़ें पास की, उनके लिए 22 स्टेट्स के साइन था। ये स्टेट्स ना इंटरनेशनल लॉ में देशों को कह देते हैं, कंट्रीज़ को। अपने अपने फिरंगी लफ्ज़ बनाते फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो सिर्फ 17 स्टेटों ने साइन किए। 200 के नज़दीक देश होंगे जिनके पास हवाई जहाज हैं, उनमें से हाईजैकिंग को रोकने के लिए 17 ही सीरियस है। मेरे ख्याल बाकी तो चोर कुत्ती वाला काम हो रहा है कि शायद हाईजैकिंग करवाना चाहते हैं। मॉन्ट्रियल की 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक 71 वाली जो हुई, उसमें थोड़ा ऐसा इन्होंने डेफिनेशन को वाइड कर दिया, मतलब कुछ और हरकतें इसमें शामिल कर ली हाईजैकर की। वो क्या? आर्टिकल 1 कि वायलेंस करे बंदा जहाज में, जहाज की सेफ्टी को खतरा पैदा करे, एंडेंजर दी सेफ्टी, कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, कुछ डैमेज कर दे जहाज में, या उस जहाज को इनकेपेबल ऑफ फ्लाइट कर दे, ठीक है, या कोई डिवाइस जैसे बम बम ये वो ऐसा कुछ रख दे, या नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ कर दे। एक इंग्लिश पिक्चर आई थी, वो जो मिलिटेंट थे उन्होंने एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया, वो वहाँ से जो उन्होंने कम्युनिकेशन भेजी जहाज़ को, उसमें शो हो रहा था कि नीचे जहाज़ ने जहाँ लैंड करना है, ज़मीन वहाँ से 300 मीटर दूर है, लेकिन दरअसल वो 100 मीटर दूर थी। पता नहीं वो जहाज़ टकराया कि नहीं टकराया, मेरे ख्याल नहीं टकराया, मैनेज हो गया था। वो नेविगेशन में आप गड़बड़ कर दोगे तो इट इज़ एज गुड एज, मतलब मोर डेंजरस देन हाईजैकिंग। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दें, मान लो नीचे बैठ के मैं एयरपोर्ट कंट्रोल कर रहा हूँ और उनको फ्री हैंड दे दूँ कि फ़लाने नंबर पट्टी पर उतर जाए हवाई जहाज, वहाँ गड़बड़ हो कुछ कि उतरते ही जहाज क्रैश कर जाएगा। तो कम्युनिकेशन गलत करने से, इन्फॉर्मेशन गलत देने से भी काम ख़राब हो जाता है। तो ये सारा कुछ इंक्लूड कर दिया इस कॉन्फ्रेंस ने। इसके लिए इसकी तारीफ होती है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1971 की, जब हमारी पाकिस्तान से वार हुई थी, बांग्लादेश वाली, उस सन की बात है। मैंने कहा याद रहेगा ना। तो आगे है जी, अटेम्प्ट्स अकम्प्लिश ये हो गया है। आर्टिकल 2 इन फ्लाइट मैंने बता दिया, जब सवारियां चढ़ गई, दरवाज़ा बंद हो गया, फ़्लाइट शुरू हो गई, जहाज़ लैंड कर गया दूसरे देश में, दरवाज़ा खुल गया, अभी सवारियों उतरो, तो फ्लाइट ख़त्म हो गई। इन बिटवीन अगर जहाज़ हाईजैक हो गया, मान लो एयर में ही हाईजैक हो गया, तो जब तक जहाज़ प्रॉपर बंदे को, पायलट को, अथॉरिटी को या देश को वापस नहीं होता, उनके कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक उसको इन फ्लाइट समझा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टेक्निकली बरी हो जाएंगे बंदे कि जी हमने तो जब हरकत की तब जहाज़ इन फ्लाइट में था ही नहीं, वो तो लैंड कर चुका था। ऐसा कुछ टेक्निकल आप लॉ वाले समझ जाएंगे। तो एयरपोर्ट पर भी अनलॉफुल एक्ट्स इसी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में उनको भी शामिल कर लिया उन्होंने कि भी इनको भी सज़ा देनी चाहिए, देता कोई नहीं। लॉ रिलेटेड टू हाईजैकिंग हुआ जी, सीरियस हो कि हाईजैकिंग के इंसिडेंट्स तो बढ़ते गए, कुछ कर नहीं पाइयाँ ये इंस्टीट्यूशंस, ICAO खास, टोक्यो कन्वेंशन फेल हो गई, कुछ नहीं। ये तो हाईजैकिंग को क्राइम डिक्लेयर करने में भी फेल हो गई, यही नहीं कर सकी। टोक्यो कन्वेंशन होने से पहले ही देशों ने ये शर्त रख दी थी कि हम हाईजैकिंग को क्राइम डिक्लेयर करने की दिशा में कोई बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो चलो मीटिंग कर लेते हैं, कन्वेंशन
तो ये तो एटीट्यूड है। तो बात बस वहीं तक ख़त्म हो गई टोक्यो में, लड़की वापस दे दो जी, BMW वापस दे दो, जितनी BMW आपने चला ली, अब क्या करें। फिर 1968 में एक सब कमेटी बनाई ICAO ने, यही सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाली, एयर ट्रैफिक को, कि इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया। तो एक इंटरनेशनल लॉ के बंदे थे सैमी शब्बर, उन्होंने बोला कि हेग कन्वेंशन 1970 एक बिग स्टेप फॉरवर्ड है, कि इसने बड़ा काम किया हाईजैकिंग के उल्ट, कि इसने ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दी। क्या कि स्टेट पार्टीज विल गेट ज्यूरिडिक्शन ओवर दी हाईजैकर, मतलब हर देश जो ICAO का मेंबर है उसको अधिकार होगा कि हाईजैकर पर मुकदमा चलाए, जैसे उसके देश में ही कोई जुर्म हुआ है, तो ज्यूरिडिक्शन सबको दे दी। तो हाईजैकिंग को पायरेसी जितना ही सीरियस ऑफेंस समझ लिया इन्होंने, ये अच्छा हुआ। तो एक और चीज़ इन्होंने ऐड कर दी कि हाईजैकिंग एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस है। अब एक्स्ट्राडाइटेबल क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ होती हैं देशों के बीच में, जैसे इंग्लैंड और इंडिया ने एक समझौता कर लिया, उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। उसमें ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई क्राइम हो जाए, बंदा इंग्लैंड में बैठा है, हम कहेंगे जी ये बंदा हमें दे दो। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कोई क्राइम हो जाए, उनका जो दोषी है वो इंडिया में बैठा है, तो इंग्लैंड कहेगा जी बंदा हमें दे दो। तो एक लिस्ट है कि ये वाले जुर्म होंगे तो बंदा वापस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो उस लिस्ट में जुर्म शामिल हैं उन जुर्मों को बोलते हैं, ऑफेंसेस को, एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस। अब विजय माल्या वाली बात चल रही है, इसमें एक और टेक्निकल बात होती है। हमने विजय माल्या वापस मांगा जी, फिर हमारे पैसे पुसे ये वो बड़ा कुछ हो गया, तो इंग्लैंड वाले अपनी कोर्ट में मुकदमा चलाते हैं। वो देखते हैं कि जो इसने किया विजय माल्या ने, क्या वो इंग्लैंड में जुर्म है। दूसरी बात, जितना एविडेंस इंडिया शो कर रहा है विजय माल्या के खिलाफ, क्या उतने एविडेंस से इंग्लैंड में उसको सज़ा हो जाती? जब ये दोनों बातें यस हो जाएंगी, कोर्ट में बाकायदा प्रूव हो जाएंगी, तब वो बंदे को हमारे हवाले करेंगे। उसमें भी कई बहाने हो जाते हैं जी, आप इससे भेदभाव करेंगे, विक्टिमाइजेशन करेंगे, आपकी जेलें गंदी हैं वगैरह वगैरह। ये तो मिलिटेंट है, जैसे मिलिटेंट टाइप होते हैं ना, उनको नहीं देते। तो कोई ये सारा कुछ कर करा के भी जी हाईजैकिंग रुकी नहीं, मतलब रुकी क्या, कम भी नहीं हुई ढंग से। तो फिर 1971 वाली मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में कुछ अनलॉफुल एक्ट हमने ऊपर डिस्कस किए कि ये शामिल हो गए जुर्मों में, कि अच्छा इन्होंने इन प्रिंसिपल ये फैसला किया कि सख्त सज़ा देनी चाहिए हाईजैकर को, डेटरेंट पनिशमेंट। देता कोई भी नहीं, जब तक किसी अमीर देश के, बड़े देश के खिलाफ ना जुर्म हुआ हो। आम देश के जहाज को हाईजैक करने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, वैसे ही है तगड़े का जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर ये कन्वेंशन हुई है, तो ये भी मजाक ही, लेकिन चलो कुछ तो हुआ। ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो बड़े थोड़े सोफिस्टिकेटेड बम होते हैं, आपको पता ही है। 1988 में पैन एम एक जहाज़ था, उसको उड़ा दिया इससे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव से स्कॉटलैंड के ऊपर, और 270 बंदे मर गए। तो फिर इन्होंने फैसला 1991 में एक कन्वेंशन हुई मॉन्ट्रियल में 3 हुई, मैं बता चुका हूँ कि यार जब ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मान लो हमने बनाए, हमारे देश से बाहर जाएं किसी और देश को कोई खरीदे या कैसे भी जाएं, उन पर मार्किंग लगी हो, जैसे हम चीज़ खरीदते हैं उस पर कोड सा लगा होता है ना, सब पता चलता है कहाँ बना, कब बना, कि ये कहाँ से आए हैं, ताकि ये पहचानना आसान हो जाए कि किस देश से बंदा प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लाया जिससे उन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया या कुछ और कर दिया।
जो आर्मी और पुलिस के काम के नहीं है, प्लास्टिक बम या प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, वो 3 साल में ख़त्म कर दो। कहा, किया किसी ने नहीं। जो प्लास्टिक बम है उनको 15 साल में ख़त्म कर दो। बस बातें ही हैं जी। चलो, इन्होंने इंटरनेशनल एक्सप्लोसिव्स टेक्निकल कमीशन बना दिया कि ओवरसी करे, धीरे धीरे 15 साल हो चुके हैं। मुझे तो नहीं लगता किसी ने ख़त्म कर दिए हों। 1991 से लेकर 2006 में हो गए 15 साल। फिर सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली ने इस बात की सपोर्ट की, क्योंकि बड़े देश का जहाज उड़ा था अभी अभी जो ऊपर 270 बंदों वाला। तो सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, UN, सब ने सपोर्ट करना ही होता है। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बात हुई तो पता लगा अमेरिका वाली के भाई सेफ कोई भी नहीं है। जितना मर्जी आप हाईजैक करके या ऐसे ग्रुप्स की सपोर्ट कर लो, गोली देख के नहीं चलती, किसी भी तरफ आ जाती है। अब बहुत सारी जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, कुछ खास देशों ने बनाई हुई हैं। अब उन्हीं को खतरा पड़ रहा है। किसने बनाया? आप बड़े बड़े नाम याद करो और थोड़ा सा बैक जाओ, चाहे गूगल विकीपीडिया पर ही जाओ या इधर उधर वीडियोस देखो, आपको पता लग जाएगा। वही लोग जो चींची कर रहे हैं, वही देश, उन्हीं के बनाए हुए तो बंदे हैं। किसने बनाए थे ये बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप दुनिया में, जो दुनिया में खतरनाक माने जाते थे या हैं? फिर ये बड़ा मशहूर केस है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया का जहाज था गंगा, वो हाईजैक होके पाकिस्तान ले गए। वहाँ बड़ी जयकार हुई हाईजैकर्स की। हेड ऑफ द स्टेट उनसे जफ्फियाँ डाल रहा था, लोगों ने फूल फेंके। जो पैसेंजर थे वो तो इंडिया को वापस कर दिया, लेकिन जहाज को जला दिया गया। तो जहाज इसलिए फिर टोक्यो कन्वेंशन, ये तो 1970 की है, पहले की है, इंडिया ने फ़्लाइट्स बंद कर दी पाकिस्तान की कि हमारे देश के ऊपर से नहीं गुजरोगे। ये 1971 की बात है, जब बांग्लादेश वाला रौला चल रहा था। बात ये भी कही जाती है कि वो पुराना जहाज था, मतलब वीडियोज़ हैं कुछ यूट्यूब पर, और जिसने उसको हाईजैक किया एक बंदा हमारी BSF का कर्मचारी था। मतलब हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर से बांग्लादेश को हथियार या मिलिट्री सप्लाई करे और हमारा काम मुश्किल कर दे। तो इंडिया ने वापस मांगे बंदे, पाकिस्तान ने दिए नहीं। हमने फ़्लाइट्स बंद कर दी। पाकिस्तान ने ICAO को कंप्लेंट डाली। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया, जी इसको जुडिक्शन नहीं है, वो हमारे खिलाफ हो गया। फिर मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा जी नहीं, ICAO ये फैसला कर सकती है। पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लिया, जी ICJ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जुडिक्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। मसला फिर ICAO के पास वापस आ गया। फिर हम कहने लगे जी तू पहले पाकिस्तान वापस ले कंप्लेंट। पाकिस्तान कहे जी नहीं, पहले फ़्लाइट रिज्यूम करो। ऐसे ही तू मैं पहले तुम चलता रहा। इन बिटवीन बांग्लादेश बन गया, शिमला एग्रीमेंट हो गया। हमने तय किया भी जो भी करेंगे बाइलेटरल, एक दूसरे से बात करके हम करेंगे अपने मसले हल, तीसरे बंदे को बीच में नहीं लाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने केस वापस ले लिया ICAO से। हमने फ़्लाइट्स रिज्यूम कर दी, क्योंकि तब तक गाड़ी निकल चुकी थी जिसने जाना था। तो ला तो बहुत बन लिया, ये कहती है बुक, मुझे कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन हाईजैकिंग कम नहीं हुई। इन्होंने इतना भी नहीं कर सके कि मान लो हाईजैकिंग जैसा ही क्राइम इंडिया में कोई करे और इंडिया में ही पकड़ा जाए, तब हम उसके ऊपर पूरा मुकदमा चलाएंगे सीरियस, और ठोक के सजा होगी उसको। मतलब बचने के कहाँ चांस होते हैं जब देश के खिलाफ ही हो सारा कुछ। तो इतना पावरफुल सिस्टम कि जैसे अपने देश में तुम सजा देते हो हाईजैकर को, तो इंटरनेशनल स्फीयर पर क्यों नहीं देते?
आज तक इन्होंने पनिशमेंट भी नहीं फिक्स की कि उसको सज़ा कितनी देनी है, बस इतनी कहा सीवियर पेनल्टीज, सख्त सज़ा दो जी। जैसे नेता लोग नहीं भाषण देते, मैं इस बात को कंडेम करने के बजाय हमारे नेता को कंडम करता हूँ। कंडेम तो बोलना नहीं आता उनको, अंग्रेजी हम सबको कम ही बोलनी आती है, एनिमी लैंग्वेज है। तो एक्स्ट्राडिशन जो है ये हमने कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत की, ये ऑब्लिगेटरी है। मतलब विजय माल्या अभी तक वापस नहीं आया, मुझे कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है इस केस में, लेकिन इट इज़ पुअर पीपल्स मनी। द थिंग इज विजय माल्या को सज़ा मिले या ना मिले वो पॉलिटिशियंस का मसला है, पुअर पीपल्स मनी वापस होनी चाहिए कम से कम। वो क्या BMW और लड़की तो वापस आए ना यार। तो कुछ ट्रीटीज़ में कुछ देशों ने इसको उन जुर्मों में भी शामिल नहीं किया हाईजैकिंग को कि ये एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस है। कहते ये तो पॉलिटिकल नेचर के क्राइम होते हैं, आमतौर पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनकी पॉलिटिकल रेशियल रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही होती है, मजबूरी में करते हैं। मतलब ऐसा व्यू है वेस्ट का 9/11 से पहले तो हाईजैक करके हक में व्यू था। तो शिकागो कन्वेंशन ने ICAO को कहा कि तुम्हारे पास पावर है एयर सर्विसेज किसी की भी सस्पेंड करने की, किसी देश के जहाज ऊपर से निकलना रोकने की, जो देश मना करे कि मैं हाईजैकर को एक्स्ट्राडाइट नहीं करूँगा। लेकिन ये पास नहीं हुआ मता, वोटें कम पड़ गई। अब वोट डालने वाले उनकी मेंटल लेवल क्या है, कोई क्या कर सकता है। 1977 में जापान का एयरलाइन जो जापान का जहाज था वो हाईजैक हुआ, 156 बंदे थे, बहुत सारे पैसे दे के छूटा जापान। फिर 1977 में जर्मनी का जहाज ले गए वो मोगादिशु सोमालिया की पोर्ट है मेरा ख्याल। जो ब्लैक हाक डाउन एक पिक्चर है ना, जिसने अमेरिका की रेल बना दी थी इन्होंने, वो शहर है मोगादिशु। तो वहाँ जर्मनों ने अपना जहाज तो छुड़वा लिया, लेकिन कैप्टन शूमैन मारा गया। तो पायलट्स एसोसिएशन ने स्पेशल सेशन की डिमांड की जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली की। यहाँ गरीब देश कोई चीख के मारता मर जाए, जनरल असेंबली के कान पर जू नहीं सरकती। लेकिन चलो जी, 1977 में स्पेशल कमेटी बनी, इन्होंने कंडेम किया, वही जत्थेदारों वाला, मैं कंडेम करता हूँ, इसकी निखेधी करता हूँ। अच्छा, फिर स्टेट्स को बोला जी अपनी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लो, और तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब कोई तुमसे कोई चीज़ छीने, उसकी प्रोसिक्यूशन होने का तो कोई चांस नहीं है, ना पकड़े जाने का। तुम अपनी चीज़ को पकड़ो और ऐसे दबा लो, जितना मर्जी पिटे, जितना मर्जी घसीटे, चीज़ मत छोड़ना। ये हुआ सिक्योरिटी टाइटन करने का। फिर सजेशन आई कि UNO एक कमांडो फोर्स रखे हाईजैकर्स के खिलाफ। वो कहते हैं मोगादिशु में हाईजैकिंग होगी, कब UNO अपनी फोर्सेस भेजेगी, कब वो पहुंचेंगे। और एक तरफ जिहाद वाले फीलिंग वाले बंदे जो मिलिटेंट होते हैं, एक फीलिंग के साथ लड़ते हैं, कहाँ ये UNO की फोर्स उनसे लड़ेगी। आप समझते हैं ना, जो पीछे फीलिंग लेके लड़ता है उसके साथ आम बंदा नहीं लड़ सकता। फिर जर्मन ने प्रपोज किया कि हम एक दूसरे के देश में कमांडो खड़े कर देते हैं अपने अपने, जहाँ गड़बड़ हो। मतलब जर्मन का जहाज इंडिया आया तो इंडिया पहले से कमांडो खड़े हों जर्मन के, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो बस जी कहते सर्च करो, लगेज की अच्छी तरह तलाशी लो, सिक्योरिटी टाइट कर दो। कहते कैसे? कहते सड़क पर ड्रम रखे होते ना सिक्योरिटी के लिए, पुलिस ने 3 ड्रम रखे थे, एक और रख दो, चौथा, सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। तो एक प्रपोजल आई जी, यूथ हार्ट था सेक्रेटरी जनरल UNO का, कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बना दो। क्योंकि कोई देश है जो मान लो पाकिस्तान में चला गया हमारा जहाज हाईजैक होके, तो पाकिस्तान तो हाईजैकर को सजा देगा नहीं, ठीक है जी। तो या तो UNO में ये कोर्ट बना दो, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक डिवीज़न बेंच जैसे हम बना देते हैं हाई कोर्ट का,
ऐसे उनकी डिवीज़न बना दो, ठीक है जी। या फिर ICAO में ही, जो इसी काम की एजेंसी है एयर ट्रैफिक रेगुलेट करने वाली, एक स्पेशल चैम्बर बना दो, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है, इनके पास एक्सपर्टाइज भी है, कॉम्पिटेंस भी है, पैसे भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, इनके पास है बड़ा कुछ। छोटी सी एक वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें बताऊंगा, छोटी सी 2-4 मिनट की। पॉलिटिकल बॉडी है ये जो ICAO, लेकिन मतलब मान लो ICAO कहते हैं कि हाईजैकर पर मुकदमा चलाएंगे, जज कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जो सजा देने को इच्छुक हो? जो जज पाकिस्तान को पसंद आएगा वो हमें नहीं आएगा, और जो हमें आएगा वो उनको नहीं आएगा। और ऐसा इम्पार्शल जज कहाँ से मिलेगा? समझते हैं आप? समझते किस देश का लाएंगे जो इंसाफ करने को आतुर हो, इतनी, और क्या बोलते हैं उसमें, विक्रमादित्य की आत्मा आ जाए? कहाँ से लाएंगे? अब अरब देश मतलब वालों ने, जैसे अब झगड़ा चल रहा है, फलस्तीनी या अरब इजरायली जहाज को हाईजैक कर ले, क्या अरब देश हाईजैकर को वापस करेंगे या सजा दिलवाना चाहेंगे? मतलब ही नहीं। तो फिर भी ये बात पहुंची कि ICAO में कम पावर्स वाला ही सही एक चैम्बर बनाओ तो सही, शुरुआत तो करो। फिर 1989 में जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल लॉ कमीशन एक्ट, पता ही है आपको, उसको कहा जी स्टडी कर रही है प्रॉब्लम। तो उसने पूछा क्या एक कानून का खरड़ा, रफ ड्राफ्ट तैयार करूं, जैसे हमने IPC बनानी होती है ना, नया कानून, तो उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं पहले, जो बिल में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। फिर जब लोकसभा राज्यसभा साइन कर देती है, मतलब मान जाती है उसको, और राष्ट्रपति साइन कर देता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो लॉ कमीशन ने एक 60 आर्टिकल, जैसे IPC की सेक्शंस है ना, ऐसे ही का हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल है, धारा या दफा आप कुछ भी बोलो इसको, 60 धारा वाला ड्राफ्ट खरड़ा, रफ ड्राफ्ट कानून का तैयार किया कि कैसे कोर्ट बनाएंगे, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब कौन जज होगा, कौन अलमद होगा, कौन पैराफेरिया, ज्यूडिक्शन क्या होगी उसकी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, प्रोसिक्यूशन ट्रायल कैसे होगा, अपील कहाँ जाएगी, रिव्यू कहाँ जाएगा। फिर एक मजाक किया, कहना इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कभी नज़र नहीं आई कोऑपरेशन। फिर एनफोर्समेंट, फैसला कर दिया आपने सजा का, लागू कौन करेगा और कैसे। फिर इसमें क्या क्या शामिल करेंगे? अग्रेशन होता है दूसरे देश पर हमले जैसी बात करना, उस वैसी हरकत, जीनोसाइड जैसे दिल्ली दंगे हुए थे, अपार्थाइड जैसे ब्लैक लोगों के पास साथ वेस्टर्न मर्डर में होता है, हम गिरफ्तार करते हैं ना, अरेस्ट, हमारा इंडियन लॉ पता क्या कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। मान लो मुझे अरेस्ट करना है पुलिस ने, तो पुलिस वाला मुझे बोलेगा यू आर अंडर अरेस्ट, तो मैं आगे से बोलूँगा जी मैं हूँ, ओके। उसके बाद उसने मुझे हथकड़ी नहीं लगानी, मुझे पकड़ना नहीं, मुझे कॉलर नहीं खींचना, कुछ नहीं करना। जब तक उसको शक ना हो कि ये भाग नहीं जाएगा, तब तक उसने कुछ नहीं करना। ठीक है जी, चलो मेरे साथ थाने, हम पैदल चलेंगे या गाड़ी में चलेंगे, ईजिली, मतलब रिस्पेक्टेबल बंदों की तरह। अब वेस्ट में क्या होता है, वो जब गिरफ्तार करते हैं ऐसे लंबा डाल देते हैं बंदे को पकड़ के, उसकी धौन के ऊपर, गर्दन के ऊपर गोड्डा रख देते हैं और बड़ा जलील करके गिरफ्तार करते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे यहाँ मुलजम को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसको हथकड़ी नहीं लगी होती। अगर हथकड़ी लगानी है तो कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। वो बहुत कम लेते हैं। बड़ा ही डेंजरस बंदा हो के भागेगा भी और हमें भी मारेगा, हमारे बच्चों को भी मारेगा, पुलिस को ऐसा खतरा हो, और लोगों को भी मारेगा, इतना ही डेंजरस हो, तो हथकड़ी की परमिशन लेते हैं जब मिलती है। तो फिर कहते हैं जी ये जो ड्रग्स, उसमें जुर्म ये वाले शामिल किए जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, होस्टेज की फिरौती के लिए बंदा उठा लें, हाईजैकिंग, ये ड्रग्स की इधर उधर जो चल रही है सारी दुनिया में खुलेआम, ये सारा कुछ, वार क्राइम्स, पता ही है आपको, न्यूरम्बर्ग ट्रायल थी, ये वो वार क्राइम्स, तगड़े देश के खिलाफ हो तो वार क्राइम्स हो जाते हैं।
तो कहते क्रिमिनल कोर्ट, जो किसी भी देश का क्रिमिनल कोर्ट है, उसकी बजाय कहते इस क्रिमिनल कोर्ट को ICAO का जो चैम्बर हो, उसको जुडिक्शन हो इन क्राइम्स को डिसाइड करने की। दूसरा, अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ही रेफर करे कि ये फैसला भी तुम करो जी, 5 देश अमीर बड़े, तो वो भी वो करे, वो जुडिक्शन भी आ जाएगी। लेकिन अगर उस फैसले, उस मुकदमे हाईजैकिंग का मुकदमा चलाने से अगर 2 देशों में लड़ाई का चांस बनता हो, तो फिर वो मुकदमा नहीं चलेगा बजाय डर की। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुडिक्शन ऑफ हाईजैकिंग, तो ऑलरेडी इसको ना इन प्रिंसिपल बातों में तो पायरेसी के बराबर कर ही लिया गया है। तो ये भी पता लग गया भी इस सारी दुनिया के खिलाफ ही जुर्म है हाईजैकिंग। मतलब गरीब देशों के जहाज ही नहीं हाईजैक होते, 9/11 भी हो जाता है। तो कि ये भी इन प्रिंसिपल बातों में हो चुका है कि बंदा वापस नहीं देना उस देश को हाईजैक कर, तो कम से कम उस पर मुकदमा तो चलाना चाहिए। ऑट नॉर्म, शुड बी, मस्ट बी नहीं। पर लेकिन ये नहीं कर सके ये कन्वेंशन है सारी कि ड्यूटी है उस देश की बंदा वापस करना। जहाँ ड्यूटी है कि प्रोसिक्यूट करो, पक्का ये ड्यूटी गैप है इस सिस्टम में से, प्रपोजल ही है, ऐसा करना चाहिए। कहते भी देखो जी, असूल ये कहता है कि जैसे किसी जुर्म के लिए मेरे देश में कोई जुर्म हो, तो जैसे मैं उस बंदे को सज़ा देता हूं जो मेरे देश का कानून तोड़ता है, वैसे ही मैं हाईजैकर को भी सज़ा दूं जिसने सारी दुनिया का इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। ये नहीं हो पाया अभी तक। अब आप खुद असेस करें कितना हो पाया है, कितना नहीं। लेकिन लिखना पड़े तो केस जो है पाकिस्तान इंडिया वाला बेस्ट केस है। इसमें ये ICAO के बारे में और छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है। तो बस इन्होंने इतना किया कि लड़की और BMW वापस कर दो, ये चीज़ें आपके ध्यान रखने वाली हैं।